हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कल्पना प्रजापत और इस वीडियो में हम क्लास 10th की हिस्ट्री का चैप्टर 4th द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक जो फर्दर 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। इससे पहले हम चैप्टर 3 भी हम अपना डिस्कस कर चुके हैं पूरा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनके लिंक्स भी आपको मिल जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। तो नेम है हमारे चैप्टर का, पार्ट 3 का जो नेम है द इंटर वॉर इकोनॉमी। तो इस पूरी क्या कहते हैं, इस पूरे पार्ट में हम यही डिस्कस करेंगे कि जो हमारा जो बड़ी बड़ी जितनी हमारी इकोनॉमीज थी उन सब के बीच में कैसे हमारा वॉर स्टार्ट हो गया, और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा, और जो कैसे इन्फ्लेशन आई और इंडिया पे उस इन्फ्लेशन का क्या इफ़ेक्ट पड़ा और वर्ल्ड पे क्या पड़ा। तो हमने जो लास्ट चैप्टर जो था, लास्ट जो पार्ट था, उसमें डिस्कस किया था कि जो रिंडर पेस्ट की जो है वो हमारी महामारी फैल गई थी, एपिडेमिक हो गया था। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो 1914 से 18 तक हमारा चला था और मेनली वो यूरोपियन जो कंट्रीज़ थी उनके बीच में लड़ा गया था। लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है पूरे वर्ल्ड पे पड़ा, क्योंकि आप कोई भी वॉर जो जब होता है तो आप हमेशा ये याद रखो कि दो कंट्री क्या कहते हैं, कुछ कंट्रीज़ होती हैं। पहले दो कंट्री होती है, फिर उनका सपोर्ट करते करते कोई फर्दर एक कंट्री का सपोर्ट करेगी, उधर से कोई दूसरी का सपोर्ट करेंगी। तो ऐसे धीरे धीरे पूरा जो है वर्ल्ड वॉर में पूरा जो जो मोस्टली जो है ना वो मेजर जो कंट्रीज़ होती हैं वर्ल्ड की वो इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो ऐसे ही उस टाइम पे हुआ था और फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो गए थे, क्योंकि जो भी हमारा जो वॉर होती है उसमें बाद में बहुत ज़्यादा क्राइसिस होते हैं, हर टाइप के क्राइसिस होते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस क्या हुए, कि जो हमारा जो युद्ध हुआ उसके टाइम पे क्या क्या हमें बदलाव देखने को मिले। क्योंकि अभी तक तो हमने यही पढ़ा है कि जो क्या कहते हैं, आयरलैंड और जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी धीरे धीरे उनकी कंडीशन थोड़ी थोड़ी इम्प्रूव हो रही थी। और जो उन्होंने और फिर बाद में क्या था, मेनली जो था ब्रिटेन जो है वर्ल्ड वॉर से पहले बहुत ज़्यादा स्टेबल था। लेकिन जो वॉर स्टार्ट हुई, जो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एज यू नो वो फोर्ट हुई थी दो पावरफुल ब्लॉक्स के बीच में। एक साइड पे तो अलायंस था ब्रिटेन का, फ्रांस और रशिया का, ठीक है। और बाद में उसे यूएस ने भी ज्वाइन किया उस ग्रुप को। और जो दूसरी अपोजिट साइड जो थे वो सेंट्रल पावर के जो कंट्रीज थी, जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ओटोमन टर्की। ये जो कंट्रीज़ इन्वॉल्व थी, दोनों साइड्स थे, ग्रुप थे ये। और जब वॉर बिगन हुई तो अगस्त 1914 था। और जितनी भी गवर्नमेंट्स थी ज़्यादातर उनको लगता था कि क्या क्रिसमस के पहले ये ख़त्म हो जाएगी। लेकिन क्रिसमस यानी 25 दिसंबर से पहले ख़त्म हो जानी चाहिए थी, अगस्त में स्टार्ट हुई, लेकिन ये क्या चली, ये 4 साल से ज़्यादा चली। जो पहली जो वर्ल्ड वॉर थी, एक वॉज अ वॉर लाइक नो अदर, कि ये पहली ऐसी फाइट हुई, वॉर हुई जो कभी नहीं देखी गई। क्योंकि इस फाइट में क्या था, सबसे फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, कि इंडस्ट्रियल क्रांति आई थी, कि मशीनरी का यूज़ हो रहा है, मॉडर्न टेक्निक्स आ रही हैं, ये सब इसके अंदर हुआ था। तो अब इसी वजह से डिस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा हुआ। पहली बार ये क्या है, फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर हुई, जिसके अंदर यूज़ क्या क्या किया था, मशीन गन, टैंक, एयरक्राफ्ट, केमिकल वेपन्स, मैसिव स्केल पे बहुत ज़्यादा ये यूज़ किए गए। और उसके बाद ये था टू फाइट द वॉर मिलियन, बहुत सारे लोग जो है ना उनको ज़बरदस्ती उनकी रिक्रूटमेंट की गई पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल से। जैसे हमारे जो इंडिया से भी कहे थे, जो ब्रिटिश के लोग थे, ब्रिटेन के लोग थे, ज़बरदस्ती लोगों को वॉर में भेज देते थे, कि नहीं जाने चाहते थे तो उठाया और ज़बरदस्ती शिप में डाला, उसमें डाला, ट्रेन में डाला, ज़बरदस्ती उन्हें वॉर पे भेज दिया। अब ऐसा ही पूरे वर्ल्ड में हो रहा था कि जो एंड मूव टू द फ्रंट लाइन्स ऑन लार्ज शिप्स, और ट्रेन्स में उन्हें भेज दिया जाता था। उस टाइम पे ये देखो डिस्ट्रक्शन की जो डेथ और डिस्ट्रक्शन, 9 मिलियन डेथ, 9 मिलियन
डेथ हुई, इतने लोग मरे और 20 मिलियन इंजर्ड हो गए। अब ये देखो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो यहाँ पे देख लो आप, कम से कम 90 लाख लोग मरे। और इतने 2 करोड़ से ज़्यादा जो है बिल्कुल क्या कहते हैं उन इंजर्ड हो गए। और ये सारी चीज़ें बहुत बहुत बेकार थी, ये अनथिंकेबल, ये हम किसी ने सोचा नहीं था कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद ये सब होगा। और जो ज़्यादातर जो मारे गए ना वो ज़्यादातर मैन थे, और जो मैन थे और वो जो वर्किंग एज के थे, मैन थे वर्किंग एज के, मतलब जो हमारे ये होते हैं ना, क्या कहते हैं 30, क्या कहते हैं 25 20 से 40s की एज के लोग ज़्यादा मारे गए। अब इसमें क्या था कि ये जो अब ये वर्क जो डेथ और इंजरीज जो है वो रिड्यूस है। और जो यूरोप में क्या हाल हुआ, यूरोप में जो काम करने वाले जो एबल लोग थे वो सारे ज़्यादातर या तो मर गए या वो उनको इंजरी हो गई। यूरोप में बहुत कंडीशन ख़राब थी। तो कुछ जो फ्यूअर जो मेंबर जो बचे बचे जो लोगों की फैमिली में, तो उनमें जो थी सोर्स ऑफ इनकम कुछ ही नहीं था, सोर्स ऑफ इनकम में डिक्लाइन हो गया। क्योंकि जो मेन उस टाइम पे ये होता था कि जो मैन जो होते थे ना, जो मेल होते थे वो काम करते थे और वुमेन को काम नहीं करने दिया जाता था। तो ड्यूरिंग द वॉर और वो उन मेल की ही क्या हो गई, डेथ हो गई। तो अब कैसे होगा काम, कैसे घर चलेगा। अब वॉर के टाइम पे जो इंडस्ट्रीज़ थी उनको रिस्ट्रक्चर्ड किया गया और और उसके अंदर क्या किया अब है ना, इंडस्ट्रीज़ में प्रोड्यूस करने लगे कि जो भी वॉर के टाइम पे हमें गुड्स की ज़रूरत है उन सब गुड्स का प्रोडक्शन करो, मशीन्स का क्या कहते हैं गन्स का प्रोडक्शन करो। अभी वहाँ पे जो क्या कहते हैं कंडीशन, जैसे वेदर में जो लोगों को रहने के लिए बूट्स बनाओ, सॉक्स बनाओ कि जो हमारे जो सोल्जर्स हैं वो इजीली वॉर में लगे रहें। तो जो ज़्यादातर जो सोसाइटीज़ थी वर ऑल्सो रीऑर्गेनाइज, फॉर सबको रीऑर्गेनाइज किया गया वॉर के टाइम पे। और एज मैन, अब मैन जो थे वो बैटल में चले गए और वुमेन जो हुई अब घर को चलाना, उनके बच्चे हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, तो उनको वुमेन को घर से बाहर निकलना पड़ा और जॉब्स करनी पड़ी जो कभी किसी ने नहीं सोचा था। अब जो ये वॉर हुई ना, वो लीड टू द स्नैपिंग ऑफ इकोनॉमिक लिंक्स बिटवीन सम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर्स विच वर नाउ फाइटिंग ईच अदर टू पे फॉर दैम। अब ये जो वर्ल्ड वॉर हुई, ये बहुत जो वर्ल्ड की जो हाईएस्ट इकोनॉमीज थी ना उनके बीच में ही लड़ाई हो गई। अब उसकी वजह से जो इकोनॉमिक के जो लिंक थे, पहले जो क्या कर रहे थे वो हम क्या कहते हैं एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे, हमारा क्या कहते हैं ग्लोबलाइजेशन अच्छे से हो रहा था, तो वो सब ख़त्म हो गया। अब मेन उनका फोकस क्या था, वो लड़ना हो गया। तो उस टाइम पे जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन बोरोड, जो वॉर स्टार्ट होने से पहले ब्रिटेन बहुत रिच था, ठीक है, उसकी कंडीशन अच्छी थी। लेकिन जब वॉर स्टार्ट हुआ तो अब ब्रिटेन को क्या क्या, ब्रिटेन ने जो यूएस का बैंक है, जो अमेरिका से क्या लिया, लोन लिया। अब जो वॉर जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गई कि उस टाइम पे जो यूएस था वो एक इंटरनेशनल डेटर बन गया। कि वो क्या करता था, वो और टू एन इंटरनेशनल क्रेडिटर, कि पहले जो यूएस, ऐसी हालत थी यूएस की वोट से पहले, काफ़ी सालों पहले, कि यूएस लोन लेता था लोगों से। लेकिन अब क्या था, अब वॉर के टाइम पे यूएस लोगों को, कंट्रीज़ को लोन दे रहा था। तो हम कह सकते हैं कि वॉर के एंड में यूएस और उसके जो सिटीजन थे वो owned more overseas assets देन फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड सिटीजन्स ओन्ड इन द यूएस। तो उस टाइम पे जो है एंड जैसे होता रहा, तो अब वो क्या कहते हैं यहाँ के जो गवर्नमेंट थी उनको बहुत प्रॉफिट हुआ, उनको एसेट्स मिले, ओवरसीज एसेट्स दूसरी कंट्रीज़ में भी। अब है यहाँ पे पोस्ट वॉर रिकवरी। अब जब वॉर तो हो गई, अब ख़त्म हो गई वॉर, अब उसके बाद रिकवरी भी होनी है। अब रिकवरी में क्या हुआ कि पोस्ट वॉर इकोनॉमिक रिकवरी जो हुई वो बहुत डिफ़िकल्ट हो गई। क्योंकि हमेशा यही होता है कि लोग लड़ लेते हैं, लेकिन चीज़ों को, जैसे आप देखते होंगे कि दंगे होते हैं तो ऐसे लोग बेवकूफ़ों की तरह ये सारी चीज़ें जला देते हैं, बस जला दी, कुछ कर दिया, लेकिन वो सारी चीज़ें बनने में बहुत टाइम लगता है।
अबे जो ब्रिटेन जो था वो वर्ल्ड का लीडिंग इकोनॉमी थी, क्या कहते हैं, प्री वॉर पीरियड से पहले। एक पर्टिकुलर फेज जब प्रोलॉन्ग्ड क्राइसिस, तो वहाँ पे अब ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा क्राइसिस देखने को मिली, मंदी हो गई। और जो ब्रिटेन जो था, वाइल ब्रिटेन वॉज प्री ऑक्यूपाइड विद वॉर, जब ब्रिटेन में वॉर चल रही थी, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि इंडिया और जापान में जो इंडस्ट्रीज़ जो है ना वो डेवलप्ड हो रही थी। और जब वॉर ख़त्म होने के बाद, और जो 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 ब्रिटेन वाले थे ना, वो इंडिया में ही क्या कहते हैं वॉर का सामान बनवाते थे, ठीक है, कि सामान क्या कि हेल्प हो सके, इसलिए थोड़ा प्रोडक्शन करवाते थे। कि जब हुई आफ्टर द वॉर, ब्रिटेन को बहुत डिफ़िकल्टी हुई कि नॉर्मल की डोमिनेंट पोजीशन लाने में, अर्लियर पोजीशन जो थी डोमिनेंस की इन इंडियन मार्केट में कैप्चर करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो एंड टू कम्पीट, और उसको फिर क्या था, इंटरनेशनल लेवल पे जापान से भी कम्पीट करना था। मोर ओवर टू फाइनेंस वॉर एक्सपेंडिचर्स, ब्रिटेन हैड टू, और फिर क्या था, ब्रिटेन हैड ने क्या लिया, लोन लिया। कहाँ से लोन लेना पड़ा उसे, अपनी कंडीशन सुधारने के लिए यूएस से लोन लेना पड़ा। इसका मतलब ये था कि एट द एंड ऑफ द वॉर, कि वॉर ख़त्म होने के बाद ब्रिटेन क्या था, उसके ऊपर बहुत सारा डेट हो गया, ठीक है, बहुत सारा कर्जा हो गया। अब क्या था, जो वॉर जो थी वो एक इकोनॉमिक बूम साबित हुई, किसके लिए, टू अ लार्ज इंक्रीज इन डिमांड, प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे इस वॉर की वजह से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा लार्ज प्रोडक्शन होने लगा, डिमांड बढ़ गई, प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा, और एम्प्लॉयमेंट भी होने लगी, बढ़ गई। जब वॉर जो बूम हो रही थी, वो व्हेन द वॉर बूम एंडेड, जब ख़त्म होने लगा। आप ये देख लो, जब वोट चल रही थी, कि जब आपने देखा होगा कि मान लो एक क्रिकेट मैच चल रहा है, क्रिकेट मैच के चलते क्या करते हैं लोग, है ना, वहाँ पे ठेले लगा लेते हैं। अगर नॉर्मल ऐसे ही किसी कॉलोनी में स्टेडियम में हो रहा है, दोस्त उसके बीच में, गांव के बीच, तो लोग खड़े हो जाते हैं ना, अपने छोले भटूरे लगा लिए या रेडियाँ लगा ली, कुछ कुछ, तो उस टाइम पे उनके बहुत बिकते हैं। लेकिन जैसे ही वो ख़त्म हो जाते हैं तो फिर वो बिकते नहीं हैं। और मान लो उस टाइम पे तो ऐसे ही जो था, वॉर के टाइम पे जब वॉर चल रही थी, तो उस टाइम पे डिमांड थी कि उन्हें इक्विपमेंट्स चाहिए, उन्हें वॉर इक्विपमेंट चाहिए, उन्हें ऐसे क्लोथिंग चाहिए। तो बहुत स्केल पे उसका प्रोडक्शन हो रहा था, और उस टाइम पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही थी जो जिस कंट्री में था। अब जब वॉर बूम जब ख़त्म हुई वॉर, तो इसका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। और अब मान लो प्रोडक्शन इतना ज़्यादा कर रखा है, क्योंकि किसी को पता थोड़ी ना होता है कि वॉर कब ख़त्म होगी, तो अब उसका क्या हुआ, उल्टा अफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि अब हम मान लो प्रोडक्शन हमने इतना करके रख दिया, वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, और बाकी क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इतना है और डिमांड है नहीं उन चीज़ों की, अब हम रियल लाइफ में थोड़ी ना यूज़ करेंगे उनका। तो क्या हुआ, एट द सेम टाइम जो गवर्नमेंट ने क्या किया, रिड्यूस कर दिया ब्लोटेड वॉर एक्सपेंडिचर को, कम कर दिया, टू ब्रिंग दैम इनटू लाइन विद पीस टाइम रेवेन्यूज़। अब ये जो डेवलपमेंट था, लीड टू ह्यूज, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जॉबलेस अनएम्प्लॉयमेंट हुई 1921 में। और इन 1921 वन इन एवरी 5 ब्रिटिश वर्कर्स वॉज आउट ऑफ वर्क, कि 5 में से एक जो वर्कर था वो अनएम्प्लॉयड था, ब्रिटेन की बात करें तो। और इंडीड एनजाइटी और अनसर्टेनिटी जो थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, कि किसी को कुछ नहीं पता था क्या होने वाला है। अब जो बहुत सारे जो मैनी एग्रीकल्चर इकोनॉमीज थी, वो भी बहुत, उसमें भी बहुत क्राइसिस देखने को मिल रहा था। जो केस जो था वो वीट प्रोड्यूसर्स का, कि पहले हमने लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि वीट और कॉर्न का डिस्कस किया था ना, कितनी अच्छा मार्केट थी उसकी। तो अब क्या था, उसका भी वीट में भी आप क्राइसिस देखने को मिल रहे थे। क्योंकि जो वॉर से पहले जो यूरोप जो था, ईस्टर्न यूरोप जो था, वहाँ पे वो मेजरली सप्लाई करता था वर्ल्ड को वीट, गेहूं सप्लाई करता था। लेकिन व्हेन दिस सप्लाई वाज डिसरप्टेड, अब वॉर हो गया, तो वॉर के टाइम पे ये जो सप्लाई थी वो डिसरप्ट हो गई। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, वीट का जो प्रोडक्शन कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया वालों ने वीट का प्रोडक्शन बढ़ा दिया, कि उन्होंने देखा कि इनको डिमांड है, क्योंकि अब जो सोल्जर्स होंगे उन्हें खाना भी खाने को चाहिए। तो फिर इन कंट्रीज़ ने क्या कर दिया, अपना वीट का प्रोडक्शन बढ़ा दिया। लेकिन जब वॉर जब ख़त्म हुई, तो प्रोडक्शन इतना ज़्यादा, अब यूरोप वालों ने खुद से फिर दोबारा प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। और फिर जो एंड क्रिएटेड अ गल्ट इन वीट आउटपुट,
अब जो था व्हीट यूरोप वाले भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, अब जो नए जो कनाडा अमेरिका यहाँ पे भी हो रहा है। तो अब जो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया और फिर प्राइसेस कम हो गए, क्योंकि जब कोई चीज़ किसी चीज़ की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो उसकी जो सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो उसके प्राइसेस कम हो जाते हैं। तो इस वजह से क्या हुआ, फार्मर्स जो है बहुत ज़्यादा कर्जे में चले गए। अब है जो राइस ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। अब है मास प्रोडक्शन हो रहा है और कंजप्शन कैसे स्टार्ट हुआ। अब जो यूएस में रिकवरी स्टार्ट हुई, बहुत जल्दी रिकवरी यूएस में स्टार्ट हुई। हमने पहले ही पढ़ लिया है, वी हैव ऑलरेडी सीन कि वॉर कि यूएस हेल्प कर रहा था और वॉर ने हेल्प करी थी यूएस की इकोनॉमी को सुधारने के लिए। और कुछ टाइम बाद, शॉर्ट पीरियड ऑफ के बाद, इकोनॉमी जो थी ट्रबल में आई वॉर में, ठीक है। वो था यूएस इकोनॉमी जो दोबारा से रिज्यूम हो गई, दोबारा से स्ट्रॉन्ग बनने लगी 1920s में। जब जो एक और फीचर जो था यूएस की इकोनॉमी का 1920 में वो मास प्रोडक्शन की। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे मास प्रोडक्शन किया गया, प्रोडक्शन हाई लेवल पे हुआ। ये जो मूव था टुवर्ड्स मास प्रोडक्शन का, ये इसकी शुरुआत हुई थी लेट 19th सेंचुरी में हुई थी, लेकिन 1920s में ये कैरेक्टरिस्टिक्स बिकेम अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन द यूएस। कि इतने लेवल पे प्रोडक्शन होना बाद में एक फ़ीचर बन गया था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, कि इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन करने का एक फ़ीचर बन गया था। अब एक वेल नोन पायोनियर जो थे मास प्रोडक्शन के, वो कार मैन्युफैक्चरर हेनरी फोर्ड थे। जो आप फोर्ड की क्या कहते हैं वो देखते हो ना, कार्स के बारे में आप देखते हो कि हमारे इंडिया में भी बहुत सारे शोरूम्स हैं उनके, फोर्ड की जो कार्स हैं। तो जो हेनरी फोर्ड थे, जो कार को मैन्युफैक्चरिंग करते थे, वो उन्होंने मास प्रोडक्शन को वो लेके आए। उन्होंने कहा कि ही अडेप्टेड द असेंबली लाइन ऑफ अ शिकागो स्लोटर हाउस। उन्होंने कि पहले क्या किया, उन्होंने ना ऑब्जर्व किया था कि जो जैसे शिकागो है, शिकागो में स्लोटर हाउस था जिसके अंदर एनिमल्स को क्या करके एनिमल्स वर पिक्ड अपार्ट बाय, कि एनिमल्स को बूचर्स मार देते थे एंड दे केम डाउन अ कन्वेयर बेल्ट, और एक बेल्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पे उन्हें लगा देते थे, और फिर टू हिज न्यू कार प्लांट इन डेट्रॉयट। तो यहीं से उन्होंने, और फिर क्या था, जिनको खरीदना होता था ना वो उस मास को खरीद लेते थे। तो ऐसे ही जो है फोर्ड ने किया, उसने भी अपना जो प्लांट जो था न्यू प्लांट लगाया, उन्होंने डेट्रॉयट में अपना प्लांट लगाया कार मैन्युफैक्चरिंग का। उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो असेंबली लाइन है, कि लाइन से सारी चीज़ों को असेंबल करके काम करना। असेंबली लाइन का मतलब है कि अगर मान लो कि मैं एक चीज़ का प्रोडक्शन कर रही हूँ, ठीक है, जैसे मैं कार का प्रोडक्शन कर रही हूँ, तो अब मैंने लाइन वाइज सबको एक एक काम दे दिया कि एक जो है कि हेडलाइट बनाएगा, एक जो है टायर बनाएगा, एक उसकी पेंटिंग करेगा, सबके काम डिवाइड कर दिए, लाइन वाइज सबको काम असेंबल हो गए। तो ये जो मेथड था, इस मेथड की वजह से बहुत जल्दी और फास्टर और चीपर जो है जो व्हीकल्स जो है उसका प्रोडक्शन हुआ। ये जो असेंबली लाइन थी, इसने फोर्स किया वर्कर्स को कि वो एक ही काम को सिंगल टास्क मैकेनिकली और बार बार एक ही काम करते रहे। अब ये जो था, ये एक पर्टिकुलर पार्ट था कार का, कन्वेयर बेल्ट का ये एक पार्ट था। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो था इंक्रीज़ हो गया, अब आउटपुट बहुत इंक्रीज़ होने लगा। अब जिस कार को पहले कई दिनों में बनाया जाता था, अब एक दिन में एक पूरी 3 कार बनाने लग गए वो। तो स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ ए कन्वेयर बेल्ट, जो नो वर्कर कुड अफोर्ड टू डिले द मोशन। अब इसमें ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि जैसे एक सीक्वेंस में बहुत जल्दी जल्दी काम हो रहा है, तो ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि इस चेन को नहीं रोकना और ये काम स्पीड में होना चाहिए, कि कोई भी वर्कर इसके अंदर क्या करेगा, ब्रेक नहीं लेगा, ठीक है। और अपना इतनी स्पीड में उन्हें सिर्फ काम ही काम पे ध्यान रखना है, कि कोई फ्रेंडली टॉक नहीं, कुछ नहीं, बस अपने काम पे ध्यान दो। इस रिज़ल्ट की वजह से क्या हुआ, जो हेनरी की कार थी वो जल्दी जल्दी असेंबल होने लगी, और 3 मिनट में एट 3 मिनट्स इंटरवल में पूरी की पूरी कार असेंबल हो जाती थी, इकट्ठा हो जाके सारा सामान रख दिया जाता था। और जो टी मॉडल फोर्ड का जो टी मॉडल था,
वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट मास प्रोड्यूस कार। जो ये जो टी मॉडल की कार बनाई थी वो सबसे फर्स्ट थी जिसको मास प्रोड्यूस कार में काउंट किया जाता है वर्ल्ड की। अब जो ये फर्स्ट वर्कर जो थे, एट फर्स्ट जो वर्कर जो थे फोर्ड की फैक्ट्री में, वो अनेबल थे, उनको इतना स्ट्रेस हो रहा था इस असेंबलिंग लाइन से, इन विच दे डू नॉट, कि वो अपना पेस ओवर कंट्रोल ही नहीं कर पाते थे और वो बस उन्हें काम करते रहो। इसलिए बहुत सारे वर्कर्स ने नौकरी छोड़ने की स्टार्ट कर ली, क्विट कर दी कि हम काम नहीं करेंगे। अब लेकिन फोर्ड ने सोचा कि उनका तो नुकसान हो जाएगा। फिर फोर्ड ने क्या किया, डेस्पिरेशन में उसने कहा कि आपको वेजेस डबल मिलेगी। अब आपको $5 वेजेस मिलेगी। जनवरी 1914 की बात है ये, ठीक है। जब एट द सेम टाइम उसने क्या किया कि वेजेस तो बढ़ा दी, डबल कर दी, लेकिन उन्होंने जो ट्रेड यूनियन थी जितनी भी, वो सारे ट्रेड यूनियन पे बैन लगा दी कि अब कोई भी ट्रेड यूनियन नहीं रहेगी, क्योंकि भाई हम तुम्हें वेजेस दे रहे हैं डबल, तो तुम्हें काम करना पड़ेगा। तो अब उसकी रिकवरी करने के लिए कि अब कोई भी ऐसे वेजेस नहीं देता, अब वो डबल और ज़्यादा काम करवाने लगे, फोर्स करने लगे वर्कर को कि और ज़्यादा तुम काम करो, ठीक है। तो अब ये जो था उन्होंने बोला कि ही वुड सून डिस्क्राइब, उन्होंने कहा कि जो उनका ये जो डिसीजन है ना, टू डबल द डेली वेज को डबल करने का, एज द बेस्ट कॉस्ट कटिंग डिसीजन, उन्होंने कहा ये सबसे अच्छा कॉस्ट कटिंग डिसीजन है, क्योंकि डबल वेज कर ली और अब वो 3 दिन का 4 दिन का काम उनसे 1 दिन में करा रहे हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब क्या हुआ, फोर्डिस का जो इनका जो प्लान था, इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस थी, वो पूरे यूएस में स्प्रेड हो गई और दे वर ऑल्सो वाइडली कॉपीड इन यूरोप इन द 19। अब क्या था, उनका जो ये मेथड था वो पूरे यूरोप में भी वाइडली स्प्रेड हो गया और सब उनकी नकल करने लगे मास प्रोडक्शन करवाने की। अब जो था हायर वेजेस, मोर वर्कर्स कुड नॉट अफोर्ड टू कुड नाउ, अब क्या है, ये हायर वर्कर्स और जो अच्छी वेजेस जिनकी थी वो भी अब ड्यूरेबल कंज्यूमर कार्स को खरीदना स्टार्ट हो गए। तो अब ये हुआ कि जो अब सारे उसको ड्यूरेबल कंज्यूमर भी उसको खरीदने लगे कार्स को। जो कार का प्रोडक्शन था वो 2 मिलियंस तक पहुंच गया 1919 तक, और जो 1929 तक 5 मिलियंस हो गया। अब इसमें जो था देयर वाज अ स्पर्ट इन द, अब फिर रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन प्लेयर्स, इन सब की जो डिमांड भी बहुत बढ़ गई। अब ये सब की डिमांड बढ़ी कैसे, हायर परचेज की वजह से। हायर परचेज क्या होता है, हायर परचेज का मतलब होता है क्रेडिट रिपेड इन वीकली और मंथली, कि मंथली इंस्टॉलमेंट पे, जैसे अभी जो लोन पे हम इंस्टॉलमेंट में चीज़ें ले लेते हैं ना, कि किसने मोबाइल ख़रीद लिया, कोई भी चीज़ खरीद ली, कि अपनी अकॉर्डिंग इंस्टॉलमेंट्स बनवा लेते हैं। तो ये हायर परचेज उस टाइम पे स्टार्ट हुआ, फर्स्ट टाइम ये स्टार्ट हुआ। तो इस हायर परचेज में क्या हुआ कि कोई भी आपको सामान लेना हो, हर चीज़ आप हायर परचेज पे ले सकते हो। इवन जो आपका जो हाउस का कंस्ट्रक्शन है, हाउस की ओनरशिप भी आप हायर परचेज पे ले सकते हो। तो अब जब हाउस की क्या कहते हैं, होम कंस्ट्रक्शन और ओनरशिप के लिए हायर परचेज स्टार्ट हो गया, तो अब लोगों के पास घर ऐसे अगर हायर परचेज पे लिया तो धीरे धीरे वो सामान भी लेने लगे। अब जो ये हाउसिंग और कंज्यूमर जो बूम था वो 1920s का, उसने एक बेस बना दिया प्रोस्पेरिटी का, कि इससे यूएस जो है वो लार्ज इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेरिटी वहाँ पर बन गई बहुत ज़्यादा हाउसिंग और हाउस होल्ड में। और इसने क्या किया, एक साइकिल ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट थी, एम्प्लॉयमेंट की साइकिल बढ़ा दी, फिर लोगों की इनकम बढ़ने लगी, कंजप्शन बढ़ने लगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करने लगे, और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट और इनकम बढ़ रही थी। फिर 1923 में क्या हुआ कि जो यूएस जो था उसने रिज्यूम कर लिया एक्सपोर्टिंग कैपिटल टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि उसने है ना, अब उसने रोक दी, कि अब उन्होंने कहा कि अब हम कहीं किसी कंट्री में क्या करेंगे, कहीं पैसा नहीं लगाएंगे, और बिकेम द लार्जेस्ट ओवरसीज लैंडर। और क्या बन गया वो, एक लैंडर बन गया, कि क्या कहते हैं, वो उधार देने वाला। तो यूएस इंपोर्ट्स एंड कैपिटल एक्सपोर्ट्स also boosted European recovery and world trade and income growth over the next 6 years। तो यूएस इंपोर्ट्स का जो इम्पोर्ट था और कैपिटल एक्सपोर्ट जो था वो यूरोपियन रिकवरी में बहुत हेल्प कर रहा था, और इससे जो था नेक्स्ट 6 ईयर्स तक जो वर्ल्ड का ट्रेड धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगा। इन सब के बाद से हावर ऑल दिस
प्रूव टू गुड टू लास्ट। लेकिन बाय 1929 तक आते आते जो पूरा वर्ल्ड था उसने एक डिप्रेशन देखा, महामंदी देखी, प्लंज्ड इनटू अ डिप्रेशन कि ऐसा उन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। जो ग्रेट डिप्रेशन की बात हम कर लेते हैं। अब इसके अंदर क्या हुआ, जो ग्रेट डिप्रेशन था वो बिगिन हुआ 1929 से, और ये 1930s के मिड तक चला, 1935 के अराउंड तक चला। इस पीरियड में क्या था, जो ज़्यादातर जो पार्ट थे जो वर्ल्ड के, उसमें कैटेस्ट्रॉफिक डिक्लाइन हो रहा था कि बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ प्रोडक्शन में, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, ट्रेड, सब में बहुत मंदी आ गई। और एग्जैक्ट टाइमिंग और इम्पैक्ट जो थी डिप्रेशन की वो वेरिड अक्रॉस कंट्रीज़ की, अलग अलग कंट्रीज़ में थोड़ी थोड़ी उसमें वेरिएशंस है टाइमिंग में। लेकिन हम कह सकते हैं जो एग्रीकल्चरल रीजन्स थे, कम्युनिटीज़ थी, उन वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुई। ये जो था दिस वाज बिकेम द फॉल इन एग्रीकल्चर, इससे इतनी अफेक्ट हुई कि जो एग्रीकल्चर के प्राइसेस थे वो वॉज ग्रेटर एंड मोर प्रोलॉन्ग्ड, कि उनके जो प्राइसेस इतने बढ़ गए, और जो एंड मोर प्रोलॉन्ग देन दैट इन द प्राइसेस ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स, कि एग्रीकल्चर प्राइसेस बहुत बढ़ गए और इंडस्ट्रियल गुड्स के नहीं बढ़े इतने। लेकिन भाई पहले इंसान को खाना खाना है। अगर आप ऐसी बात है अभी जैसे कोरोना वायरस का टाइम आया तो सबने किस पे ध्यान दिया कि हमें लग्जरी गुड्स नहीं खरीदे, हमें ध्यान देना है कि जो पहले खाने की नीड पूरी हो हमारी, क्योंकि वो तो हम लग्जरी तो बाद में भी खरीद लेंगे, पहले क्या है क्या कहते हैं, हमें लाइफ के लिए फूड इज़ इम्पोर्टेंट। तो जो डिप्रेशन था उसने कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारे सेवरल फैक्टर्स थे, उसमें सबसे पहला फैक्टर था वो था एग्रीकल्चर ने ओवर प्रोडक्शन। एक ओवर प्रोडक्शन एग्रीकल्चर का हुआ था उस टाइम पे, क्योंकि हमने देखा था कि उस टाइम पे हमारे यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन्होंने भी वीट का प्रोडक्शन शुरू कर दिया था। तो ये जो था मेन वर्स था जिसके वजह से एग्रीकल्चर के प्राइसेस गिरने लगे। ये जो प्राइसेस जो है बिल्कुल बिल्कुल कम पे चले गए, और एग्रीकल्चर की इनकम बिल्कुल डिक्लाइन हो गई। जो फार्मर्स जो थे वो एक्सपेंड, उन्होंने ट्राई किया कि हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाते हैं और फिर हम लार्ज वॉल्यूम में क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, जिससे कि जो इनकम हमारी ठीक हो सके। लेकिन उनका जो ये डिसीज़न था ना वो बिल्कुल गलत साबित हुआ। इस डिसीज़न ने उनको जो जो मार्केट की कंडीशन थी उसको और ज़्यादा क्या कर दिया, ख़राब कर दिया। अब जो प्राइसेस थे और भी ज़्यादा नीचे चले गए, और जो फार्म जो थे प्रोड्यूस रोटेड फॉर अ लैक ऑफ बायर्स, कि इतना प्रोडक्शन है लेकिन बायर है ही नहीं खरीदने वाला। फिर सेकंड में क्या हुआ, 1920s में हुआ कि जो बहुत सारी जो कंट्रीज़ थी उन्होंने फाइनेंस देयर इन्वेस्टमेंट थ्रू, अब उसमें जो है फाइनेंसिंग कर दी थी, कि जो यूएस में हमने देखा था ना कि जो लोग सब फाइनेंसिंग पे, हायर परचेज पे चीज़ें खरीद रहे थे, तो अब वो जो बहुत सारे, अब जब एक्सट्रीमली इजी टू रेज लोन इन द यूएस, कि यूएस में लोन लेना बहुत इजी हो गया था गुड्स के लिए। लेकिन यूएस ओवरसीज, जो यूएस के बाहर के जो लेंडर्स थे वो पैनिक्ड हो गए, बहुत घबरा गए एट द फर्स्ट साइन ऑफ ट्रबल। जब उन्होंने ट्रबल देखा तो घबरा गए, और फर्स्ट हाफ जो था 1928 में यूएस ने क्या किया था, ओवरसीज लोन, जब यूएस ने देखा कि बाहर जो है बहुत, पहले तो यूएस वाले लोन प्रोवाइड कर रहे थे बाहर भी, बाहर अदर कंट्रीज़ को, लेकिन देखा जब मंदी चल रही है तो उन्होंने कम से कम $1 बिलियन लोन जो है वो रोक दिया कि अब हम कंट्रीज़ को लोन नहीं देंगे। फिर क्या हुआ कि एक क्वार्टर तक इट वॉज़ 1/4 ऑफ दैट अमाउंट। अब जो ये था ये सिर्फ जितना देते थे उसका 1/4 था। अब यहाँ पे कंट्रीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही थी क्रूशली यूएस पे और लोन पे, एंड नाउ फेस उन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा क्राइसिस देखने को मिले, क्योंकि अब अगर उन्हें कुछ ख़रीदना है, कुछ करना है, तो उनके पास पैसा होना चाहिए, वो था नहीं उनके पास। तो जो वो विड्रॉल जो था, जब यूएस लोन ने विड्रॉ कर लिया तो उससे कंडीशन और ख़राब हो गई वर्ल्ड की। और यूरोप में क्या हुआ, फेलियर हो गया सब मेजर बैंक्स का, कुछ मेजर बैंक्स थे वहाँ पे फेलियर हो गया, और बहुत उनकी जो करेंसी की वैल्यू बिल्कुल डाउन चली गई। एज जो ब्रिटिश पाउंड भी, स्टर्लिंग ब्रिटिश पाउंड में भी कमी आ गई। अब जो लैटिन अमेरिका था उसमें एल्सवेयर इट सिग्निफाइड द स्लम्प इन एग्रीकल्चर एंड रॉ मटेरियल प्राइसेस। इसमें क्या हुआ, थोड़े से जो मटेरियल प्राइसेस जो थे वो इंटेंसिफाइड हुए। अब यहाँ पे जो है यूएस ने अटेम्प्ट किया कि वो प्रोटेक्ट करेंगे अपनी इकनॉमी को इस डिप्रेशन से। उन्होंने कहा कि जो इकनॉमी में डिप्रेशन आया है उससे हम प्रोटेक्ट करेंगे, और हम
डील करेंगे इन सब चीज़ों से। तो यूएस ने क्या किया, वॉज ऑल्सो द इंडस्ट्रियल, यूएस एक इंडस्ट्रियल कंट्री भी थी, तो उसने क्या किया, अफेक्टेड, जो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो रही थी डिप्रेशन की वजह से। तो विद द फॉल, जब कि प्राइसेस बिल्कुल गिर गए और प्रोस्पेक्ट ऑफ अ डिप्रेशन, यूएस बैंक ने क्या किया, जो जो डोमेस्टिक, पहले तो उन्होंने बाहर लोन देने बना किए, अब जो डोमेस्टिक में भी उन्होंने लोन दे रखे थे ना, अब सबको कहा कि लोन वापस दो। अब लोन कोई वापस कैसे दे भाई, उनके पास पैसे नहीं थे, और जो लोन वापस नहीं कर पाते थे उनसे ज़बरदस्ती उनके घर, कार, सब कुछ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वो छीन लेते थे। अब फिर जो कंज्यूमरिस्ट प्रॉपर्टी थी 1920s तक, नाउ धीरे धीरे डिसअपियर्ड होने लगी इन अ पफ ऑफ डस्ट, एक क्या कहते हैं, धूल के झोंके की तरह उड़ने लगी। ठीक है, जो अनएम्प्लॉयमेंट था वो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, और अल्टीमेटली जो यूएस का बैंकिंग सिस्टम था पूरा कोलैप्स हो गया, और 1933 तक आते आते 4000 जो बैंक थे वो बंद हो गए, और 1929 से 1932 तक इतनी 1,10,000 कंपनीज बिल्कुल कोलैप्स हो गई। और 1935 में क्या हुआ, एक मोडेस्ट जो इकोनॉमिक रिकवरी हुई, धीरे धीरे रिकवर किया क्या कहते हैं अमेरिका ने, लेकिन जो ग्रेट डिप्रेशन जो था उसका इफेक्ट हर सोसाइटी, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, लोगों के माइंड, इन पे काफ़ी टाइम तक रहा। अभी आप ये देखो कि जो यूएस था ना, इसमें लाइन बनी हुई है, इस इमेज में दिखाया हुआ है कि यहाँ पे एक अनएम्प्लॉयमेंट देखा कि 10 मिलियन लोग जो थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए थे यूएस स्टेट में, और फिर उन्हें क्या किया जाना लगा, थोड़ा क्यू में खड़े करके, और उनको थोड़े क्या कहते हैं पैसे दिए जाने लगे इसके अंदर। ठीक है, अब बेनिफिट्स, अब इसके अंदर हम नेक्स्ट अब देखते हैं कि इंडिया एंड ग्रेट डिप्रेशन, इंडिया में डिप्रेशन कैसे आया। अगर हम देखें कि इम्पैक्ट डिप्रेशन का इंडिया पे क्या पड़ेगा, तो हम देखेंगे, रियलाइज़ करेंगे कि हाउ द जो इंटीग्रेटेड ग्लोबल इकोनॉमी थी हैड बिकम बाय द अर्ली 20th सेंचुरी। अब जो ट्रिमर्स थे, जो क्राइसिस जो हो रहे थे वर्ल्ड में, उसने रिलेट टू अदर पार्ट्स पे लोगों की लाइफ्स को, इकोनॉमी, सोसाइटी, सबको वर्ल्ड वाइड अफेक्ट कर दिया था। तो 19th सेंचुरी में क्या हुआ, जो कॉलोनियल इंडिया था, जब ब्रिटिश उस पर रूल कर रहे थे, हैड बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स एंड इम्पोर्टर ऑफ मैन्युफैक्चर्स, कि उस टाइम पे हमने देखा था कि जो एक्सपोर्ट करते थे कि हम एग्रीकल्चर चीज़ें, और हम फिर इम्पोर्ट करते थे, एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स थे हम, कि कोई भी एग्रीकल्चर की चीज़ें वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, रॉ मटेरियल ऐसे, और इंपोर्ट करते थे मैन्युफैक्चरिंग की चीज़ें। अब जो डिप्रेशन था उसने बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया था इंडिया के ट्रेड को, जो इंडिया का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है हाफ हो गया था, कि एक्सपोर्ट भी कम हो गया और इंपोर्ट भी कम हो गया। जो इंटरनेशनल प्राइसेस थे वो गिर गए, और इंडिया में, और 1928 से 34 तक जो वीट के प्राइसेस थे वो 50% गिर गए, और जबकि इंडिया क्या करता था, वीट का एक्सपोर्ट करता था। अब जो पीजेंट और जो फार्मर थे उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ अर्बन लोगों की जगह, क्योंकि जो प्राइसेस इतने शार्पली गिर रहे थे, और कॉलोनियल गवर्नमेंट ने मना कर दिया था, रिफ्यूज़ कर दिया था कि हम कोई क्या कहते हैं मदद नहीं करेंगे, ऊपर से रेवेन्यू भी लेते थे। अब वो बहुत वर्स्ट हिट हुआ, और जो जूट प्रोड्यूसर्स थे, जो बंगाल में जूट का प्रोडक्शन करते थे, उन्होंने देखा कि जो कच्चा जूट है, जो रॉ जूट है, वो प्रोसेस की, उसकी प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज में हो रही है, इन द फॉर्म ऑफ गनी बैग्स उसके बन रहे हैं, लेकिन जो गनी एक्सपोर्ट्स था वो कोलैप्स हो गया था, हैं, और जो रॉ मटेरियल था, रॉ जूट था, वो क्रैश्ड हो गया, मोर देन 60% रॉ जूट खराब हो गया। अब जो पीजेंट्स थे वो जिन्होंने बोरो लिया था, क्या कहते हैं उधार पे लिया था चीज़ें, अब उनकी वो इनकम तो रही नहीं, आउटपुट टू इंक्रीज आउटपुट इन द हायर इनकम करने के लिए उन्होंने आउटपुट बढ़ाया था, वो और ज़्यादा कर्जे में डूब गए, इसलिए जो बंगाली जूट था वो ग्रोनर्स लेमेंट उनके लिए एक श्राप बन गया। अब ये है ग्रो मोर जूट ब्रदर्स विद द होप ऑफ ग्रेट कैश, की ग्रेट कैश की उम्मीद में वो बहुत जूट उन्होंने ग्रो किया। कॉस्ट एंड डेप्थ्स ऑफ जूट विल मेक योर होप्स गेट डैश्ड, कि जो कॉस्ट और जो डेप्थ जो हो रहा है ना जूट से वो कम हो जाएगा, इसलिए आप और करो इसको प्रोडक्शन। लेकिन व्हेन यू हैव स्पेंड ऑल योर मनी, जब तुम अपने सारी मनी उस पर स्पेंड कर दोगे, गॉट the crop off the ground, traders sitting at home will pay only rupees 5 a
मंथ। तो आप ये देखो, इनकी इतनी ज़्यादा कंडीशन हो गई थी कि उन्होंने इनसे अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया कि चलो अब कुछ होगा, अब कुछ होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्होंने अपनी सेविंग्स भी लगा दी इसके अंदर। अब अपनी प्रीशियस ज्वेलरी, अपने लैंड को मॉर्टेज कर दिया, अब ज्वेलरीज को, मेटल्स को, सबको बेच दिया। लेकिन वो इतना, इस डिप्रेशन ईयर में इंडिया बिकेम एक एक्सपोर्टर जो बना था, बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ। अब क्या मजबूरी में क्या करना पड़ा इंडिया को, अपने मेटल्स बेचने पड़े, गोल्ड बेचना पड़ा। और जो फेमस इकोनॉमिक्स थे, जॉन जॉन मेनर्ड के किन्स, जो जॉन मेनर्ड किन्स जो थे, उन्होंने सोचा कि इंडिया का जो गोल्ड एक्सपोर्ट है वो प्रोमोटेड ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी में हेल्प करेगा, इंडिया का गोल्ड एक्सपोर्ट। तो उन्होंने क्या किया, हेल्प की कि ब्रिटेन की, कि उन्होंने ना जो इंडिया के गोल्ड से अपने ब्रिटेन की रिकवरी करी। ठीक है, और मतलब गोल्ड हमारा, पैसे हमारे, लेकिन रिकवरी कौन कर रहा है, ब्रिटेन की रिकवरी कर रहे हैं, ना कि इंडिया की रिकवरी कर रहे। और उस टाइम पे क्या था, महात्मा गांधी ने एक जो मूवमेंट हमने पढ़ा था, लास्ट जो चैप्टर था हमारा थर्ड, कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया 1931 में। और लोगों की हालत, रूरल लोगों की और ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि पहले महामंदी आ गई थी। अब जो डिप्रेशन था उसने अर्बन इंडिया पे इतना बहुत कम असर डाला, क्योंकि अर्बन इंडिया में उन वही लोग परेशान हुए जिनकी इनकम फिक्स नहीं थी, लेकिन जो जिनकी फिक्स्ड इनकम थी, ठीक है, जैसे जो लैंड ओनर्स थे, मिडिल क्लास सैलरीड पर्सन थे, उनको उनकी सैलरी मिल रही थी, क्योंकि उस टाइम जो थे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते थे। तो जैसे आज देखोगी, आज भी कोरोना का टाइम में लोगों की नौकरियां जा रही है, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सारी सैलरी मिल रही है। तो उस टाइम भी ऐसे ही हुआ। अब ये था यह एंड ऑफ द चैप्टर। कि अगर आपको चैप्टर पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने डाउट्स कमेंट्स में पूछिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसका लास्ट पार्ट है वो करेंगे, फिर ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और जो नोट्स के लिए मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ, आपको क्या करना है, थोरोली चैप्टर को रीड करना है, किसी के नोट्स पर डिपेंड नहीं करना, एक स्टोरी की तरह चीज़ों को याद रखिए, और अपनी बुक में मार्क कीजिए पेंसिल से, जो भी इम्पोर्टेंट है उसको अंडरलाइन कर लो, और फिर बाद में अंडरलाइन चीज़ों को पढ़ो। ठीक है, जब आप अंडरलाइन चीज़ों को बार बार देखोगे ना, तो आपको सब कुछ याद रह जाएगा। और फिर भी अगर जैसे कुछ कुछ ईयर्स है, तो एक नोटबुक लो, नोटबुक में ईयर्स के नाम लिखो, ईयर ये है, उस टाइम पे ये पर्सन इम्पोर्टेंट था, बस ये करना है आपको, और आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, और आपको चीज़ें लास्ट तक याद रहेंगी। ओके, टिल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।